दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी नफ़रत का बंधन। ये कहानी का पार्ट 9 है। पार्ट 8 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। आदित्य और आरोही की शादी गलतफहमियों और नफ़रत से शुरू हुई, लेकिन किस्मत ने दोनों को फिर से करीब ला दिया। आरोही ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म से ही सुर्खियां बटोरने लगी। उसकी पुरानी छवि मिटाकर किसी ने उसके संघर्ष भरी कहानी मीडिया में छपवा दी, जिससे आदित्य को शक हुआ कि उसके पीछे कोई खास शख्स है। वहीं सनाया की जलन ने शूटिंग में नया विवाद खड़ा कर दिया। अब पार्टी में आरोही और आदित्य के आमने सामने आने से कहानी में नया मोड़ आने वाला है। अब कहानी में आगे वेदांत जल्दी से असर के पास गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, असर भाई, आप भी आ गए। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे, लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो अब पहले से और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं। असर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिला लिया। उससे कहा, मैं तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे डैड की वजह से यहाँ आया हूँ। वेदांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन इससे फ़ायदा तो मुझे ही होगा। ये कहकर उसने जल्दी से कैमरामैन को बुलाया और कहा, जल्दी से मेरी और असर भाई की फ़ोटो खींच लो, मुझे सोशल मीडिया पर डालनी है। शो ऑफ करने में मैं एक भी कदम पीछे नहीं रहता हूँ। और उसने असर के साथ एक फ़ोटो खिंचवा ही ली। वेदांत ने बिना देरी किए उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया और कैप्शन में लिखा, हॉलीवुड स्टार के साथ पार्टी और इंडिया आते ही उनके साथ एक फ़ोटो। और जैसे ही उसने सोचा था वैसे ही हुआ। उसकी पोस्ट पर हजारों कमेंट आ गए और साथ में उसके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ने लगी। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और ये बात बताने के लिए वेदांत उसकी तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि असर बहुत ही गहराई से किसी को देख रहा था। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया और सामने आरोही को देखा, जो अमीरा के साथ कुछ बातें कर रही थी। दूर से वो ऐसा लग रहा था जैसे वो खिला हुआ कमल हो। वेदांत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छेद कर दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जानने वाला हर लड़का आरोही को क्यों पसंद करता था। वो जल्दी से असर के सामने आ गया और उसके चेहरे के आगे हाथ करते हुए बोला, असर भाई, आप जल्दी से डैड से मिलिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपको देखकर मेरी पार्टी के सारे लोग पागल हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि वो आपको देखकर यहाँ बेहोश भी हो जाएं। असर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे साइड करते हुए बोला, हट जाओ। उसके बाद उसकी नज़र फिर से आरोही पर जम गई। कुछ सोचते हुए उसने अपने पीछे खड़े हुए अपने असिस्टेंट से पूछा, क्या ये लड़की एयरपोर्ट वाली है? उसने आरोही को थोड़ा थोड़ा चेहरा याद था, लेकिन वो यहाँ पहले से अलग लग रही थी। फिर भी उसे लगा कि शायद वो वही थी। असिस्टेंट जल्दी से आगे आया और उसने कहा, हाँ, ये वही है। वेदांत ने पहले आरोही को देखा, फिर असर को। उसने कहा, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? असर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसने साइड से निकल गया, क्योंकि उसे उसके डैड दिखाई दे गए थे और वो उनसे मिलने के लिए आया था। असर को देखते ही वेदांत के डैड उसके गले मिले और कहा, कैसे हो असर? अब तो तुम हॉलीवुड स्टार बन गए हो, कैसा लग रहा है? असर ने जवाब दिया, सब कुछ पहले जैसा ही है। ये सब अपनी आपकी वजह से हुआ है। अगर आप उस वक्त मुझे इंडस्ट्री में नहीं लाते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। आप मेरे सपोर्टर ही नहीं, मेरे रोल मॉडल और मेरे आइडियल भी हैं। मिस्टर सक्सेना ने असर की पीठ थपथपाई और कहा, ये तुम्हारी काबिलियत थी। मैं किसी को ऐसे ही रोल नहीं देता, सिर्फ उसकी काबिलियत देखकर उसे रखता हूँ। और मुझे पता था कि तुम एक दिन ऐसा कुछ करोगे जिससे मेरा ही नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा होगा। इसी बीच सनाया भी वहाँ पहुँच चुकी थी। उस दिन के इंसिडेंट के बाद सब उससे दूर रहने लगे थे। सबको पता था कि वो कैसी है, लेकिन उसने उस दिन कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट किया था और अब सबको लगता था कि अगर वो उसके साथ क्लोज आएंगे तो उसके साथ भी वो ऐसा ही हो सकता है।
सनाया को सब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जिसके साथ भी वो बात करने की कोशिश करती वो दूर भाग जाता और इन सब का जिम्मेदार वो आरोही को मानती थी। डायरेक्टर ने कुछ देर बाद सबको एक साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बुलाया। असर प्रोडक्शन टीम का हिस्सा नहीं था, इसीलिए वो साइड में खड़ा रहा और उन्हें देख रहा था। उसकी नज़र सिर्फ एक लड़की पर थी जो वहाँ सबसे अलग दिख रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत पता नहीं क्यों उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आरोही अमीरा के साथ खड़ी थी और वेदांत भी जल्दी से आरोही की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। आरोही ने वेदांत को घूर कर देखा और फिर कहा, तुम थोड़ी दूर नहीं खड़े हो सकते? वेदांत ने कहा, नहीं, हम कपल हैं। आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वेदांत जल्दी से अपनी बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब फिल्म में कपल है, असल जिंदगी में तो तुम हमेशा मुझसे लड़ती ही रहती हो। उन दोनों की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो गई थी। तभी डायरेक्टर ने पीछे मुड़कर दोनों को देखा और कहा, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो हम एक फ़ोटो खींच लें या फिर पहले तुम दोनों ही लड़ाई ख़त्म होने देते हैं। आरोही बोली, सॉरी डायरेक्टर सर। वो वेदांत को बुरा भला कहने वाली थी, लेकिन उसे याद आया कि डायरेक्टर उसके डैड हैं और अगर उसने कुछ कहा तो ये सब उसके ऊपर भारी पड़ने वाला था। बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करने के बाद सब खाना खाने में बिजी हो गए। सनाया अपने हाथ में प्लेट लिए हुए कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसने देखा कि आरोही उससे कुछ दूर खड़ी थी और फ़ोन पर लगी हुई थी। दरअसल आरोही को इस वक्त सानवी का मैसेज आया हुआ था और उसने उसे कल मिलने के लिए पूछा था। वो उसका ही जवाब दे रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि हाई हील्स की आवाज़ के साथ उसके पास कोई आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, कुछ बोल पाती, उसे अपने पेट पर जोरदार दर्द हुआ क्योंकि सनाया ने अपनी प्लेट उसके पेट पे टकरा दी थी। इससे उसका खाना उसके ऊपर गिर गया था और उसकी ड्रेस गंदी हो गई थी, लेकिन प्लेट के अंदर तक जाने से उसके पेट में भी दर्द होने लगा था। ओह सॉरी आरोही, मुझे तुम दिखी नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ खड़ी हो। देखो, मैं सच में ये जानबूझकर नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो। सबकी नज़र फिर से उनकी तरफ चली गई। वेदांत का मन कर रहा था कि वो सनाया को एक थप्पड़ मार दे, यहाँ से बाहर निकाल दे। अगली बार वो किसी भी फिल्म में काम करेगा तो ये श्योर करेगा कि ये औरत उस फिल्म में ना हो। वो जल्दी से आरोही के पास जाने ही वाला था क्योंकि उसे पता था कि शायद उसमें गरम खाना भी था जो प्लेट सनाया ने उसके ऊपर गिराई थी। वो उसके लिए परेशान था, लेकिन उसने देखा कि एक लंबा आदमी जिसने लिमिटेड एडिशन का 3 पीस सूट पहना हुआ था उसके करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। आरोही अपनी नज़र उठाई तो वो असर था। असर को देखकर आरोही की आंखें फटी की फटी रह गई। असर उसका फेवरेट एक्टर था और वो अभी हॉलीवुड फिल्म करके आया था। उसे देखकर आरोही अपना सारा दर्द भूल गई। आरोही को खुद को घूरते हुए देखकर असर ने कहा, क्या आपको ये नहीं चाहिए? आरोही ने देखा कि वो उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा रहा था। उसने बोला, नहीं, कोई बात नहीं, ये आपका रुमाल है, आप इसे अपने पास रखिए, आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लूँगी। इतने में एक वेटर जल्दी से उसके लिए टिश्यू लेकर आया। आरोही ने टिश्यू उठाया और अपनी ड्रेस को साफ किया। अच्छा था कि उसकी ड्रेस पर कोई दाग नहीं लगा, और लगा भी होगा तो वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो ब्लैक ड्रेस थी। लेकिन उसे थोड़ी जलन तो हो रही थी। वहीं सनाया हैरान थी कि असर कैसे आरोही की मदद करने के लिए आगे आ गया। उसे आरोही की किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हमेशा इतने परफेक्ट आदमियों से घिरी रहती थी। किसी ने उसे बताया था कि अवयंश भी उसके आसपास ही रहता था और यहाँ तक कि वो उसकी गाड़ी में भी गई थी, और वो रूम वाली खबर तो सबके साथ उसने भी देख ली थी। उसने अपनी होठ बीच लिए और असर को देखते हुए कहा, सर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेरा नाम सनाया है और मैं इस फिल्म की लीड का काम कर रही हूँ। सनाया को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग को उससे घिन आ रही थी। वो जानते थे कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। बेशक असर को पहले वाली बात का पता नहीं था, लेकिन वो सनाया को जितना इग्नोर हो सकता था उसने इग्नोर किया। उसने ऐसा बिहेव किया जैसे उसने उसकी बात ही ना सुनी हो। असर ने आरोही की तरफ देखा और कहा, आपको वॉशरूम जाना चाहिए।
आरोही ने जल्दी से कहा, मैं अभी साफ करके आती हूँ। वहीं कुछ देर पहले जब असर आरोही के पास आया था, तभी दो इंसान दरवाजे से अंदर आए थे। क्योंकि सबका ध्यान आरोही, असर और सनाया पर था, तो किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अव्यंश ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे कहीं से जलने की बदबू आ रही है, क्या तुम्हें भी आ रही है? आदित्य ने उसे गुस्से में देखा तो वो चुप हो गया। तभी आरोही जल्दी से वॉशरूम में गई और उसने अपने आप को साफ किया, अपना मेकअप भी ठीक किया और अपने बालों को भी ठीक से एडजस्ट किया। अपने बालों को एडजस्ट करते हुए उसने धीमे से कहा, पता नहीं ये लड़की मेरा पीछा कब छोड़ेगी, आखिर चाहती क्या है मुझसे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सनाया की प्रॉब्लम क्या है। उसे अपने आप को ठीक करने के बाद जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि एक आदमी दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और एक हाथ उसकी पैंट के जेब में था। सिगरेट के लंबे कस लेते हुए जब वो धुआं बाहर निकाल रहा था तो किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। उसके नैन नक्श बिल्कुल परफेक्ट थे और अगर उसे कोई एक बार देख ले तो उससे नज़रें हटाने के लिए उसे संघर्ष करना पड़े। वो आदमी इतना ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन आरोही के लिए उसे इस वक्त वहाँ देखना किसी सदमे से कम नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो यहाँ क्या कर रहा था। उसके मुंह से धीरे से निकला, आदित्य। उसकी आवाज़ को सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, इधर आओ। आरोही घबराते हुए उसके पास गई और उसके आगे गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे कोई आज्ञाकारी बच्ची हो। उसने अभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे उसे गुस्सा आ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसान के अंदर से बहुत ही डोमिनेटेड वाइब्स निकल रही थी। काफ़ी देर तक जब वो धुआं उसके चेहरे पर उड़ता रहा तो उसे खांसी आने लगी। तब जाकर उसने अपनी सिगरेट को नीचे फेंका और उसे अपने चमड़े के जूते से मसल दिया। उसके बाद उसने उसके बाजू को पकड़ा और उसे खुद के करीब करते हुए उसकी कमर में हाथ डाल लिया। उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। आज वो पहले से बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी। जब वो पार्टी हॉल में आया था और उसने उसे देखा था तो उसे थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर उसे विश्वास करना मुश्किल हो गया था कि वो आरोही ही थी, लेकिन वो एक नज़र में ही उसे पहचान गया था। आरोही ने एकदम से अपने आप को ठीक किया और आसपास देखा। उसने धीरे से कहा, आदित्य, यहाँ कोई भी आ सकता है। आदित्य ने उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि यहाँ हमें कोई तुम्हारा आशिक देख लेगा? आदित्य अक्सर ऐसी बात करता था जिससे आरोही दंग रह जाया करती थी और उसे समझ नहीं आता था कि वो इंसान ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने आदित्य की तरफ अपनी गर्दन घुमाई और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य की पकड़ उसके ऊपर और भी मजबूत हो गई और उसने कहा, क्यों, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आरोही ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। उसे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता या फिर आरोही कुछ बोल पाती, किसी के चलने की आवाज़ उनकी तरफ आने लगी। आरोही ने जल्दी से आवाज़ की दिशा में देखा और वो तेजी से आदित्य को धक्का देते हुए उससे दूर हो गई। कोई आ रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सामने वाले इंसान का चेहरा गंभीर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सामने खड़ी उस लड़की को जान लेना चाहता हो। क्या वो उससे इतनी डरती थी कि वो इतनी जल्दी उससे दूर हो गई? जैसे सूली पर लटकते हुए इंसान को मौत की सजा से बर्खास्त कर दिया गया हो। क्या उसे पसंद नहीं था कि उसका और आदित्य का रिश्ता दुनिया के सामने आ जाएगा? अपने गुस्से को रोकने के लिए उसने मुट्ठी को जोर से खींच लिया, नहीं तो आज वो इस औरत को जान से मार सकता था। जैसे जैसे चलने की आवाज़ नज़दीक आ रही थी, उसे एहसास हुआ कि वो किसी लड़की के पैरों की आवाज़ थी, क्योंकि हील्स की आवाज़ का पहले ही पता चल जाता था। तभी उन्हें आवाज़ भी सुनाई दी। वो अमीरा और सनाया थी। अमीरा ने सनाया का पीछा करते हुए कहा, सनाया रुको, तुम बहुत गलत कह रही हो। बाहर सबको पता है कि तुम आरोही के पीछे पड़ी हुई हो। प्लीज़ अब उसे छोड़ दो। आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सनाया ने गुस्से में कहा, तुम्हें अभी भी लगता है कि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है? तुम्हें पूरी प्रोडक्शन टीम में कोई मुझसे ठीक से बात करने के लिए तैयार नहीं है।
सब मुझे पता नहीं क्या समझते हैं, इसीलिए इसकी वजह से अब मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी तक किया है। आरोही को पता लग गया है कि अमीरा और सनाया थी। उसने अपने आगे गुस्से में तिलमिलाए आदित्य को देखा और फिर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बालकनी की तरफ ले गई। आदित्य इतने गुस्से में था कि उसे समझ में नहीं आया कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही थी। वो बस उसे फॉलो करता गया और वे ऐसी बालकनी में पहुंच गए जहां पर पूरा मुंबई शहर दिखाई देता था। आरोही अपनी अभी तक हाँफ रही थी। डर के कारण उसके माथे पर पसीना आ गया था। अगर उसे और आदित्य को वो दोनों देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कुछ गलत है। उसके सामने खड़ा हुआ इंसान इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गया और उसके साथ आ गया। उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने खड़े इंसान को देखा जो उसे ही देख रहा था। आरोही ने अपने होंठ बीच लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान को कैसे एक्सप्लेन करे। वो यही सब सोच रही थी कि उसने नज़रें आदित्य की नज़रों पर गई। उसने आदित्य की नज़रों का पीछा किया और अपनी टांगों को देखा क्योंकि उसकी नज़र उसकी टांगों पर ही थी। उसकी ड्रेस थोड़ी ऊपर आ गई थी। पहले ही उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा छोटी थी। उसने जल्दी से अपनी ड्रेस को नीचे खींचा और फिर ठीक किया, ये देखने के लिए कि अब वो ठीक लग रही है। उसने अपना चेहरा नीचे किया। हाँ, अब वो ठीक लग रही थी। उसने फिर से आदित्य की तरफ देखा। क्या वो उसकी इतनी छोटी ड्रेस पहनने पर गुस्सा था? लेकिन ये ख्याल उसने जल्दी से अपने दिमाग से निकाल दिया क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदित्य उसकी ड्रेस पहनने से गुस्सा हो जाए। आदित्य ने अपनी नज़रें घुमाई और बालकनी से बाहर की तरफ देखने लगा। उसकी नज़र गहरी हो गई थी जब उसने उसकी ड्रेस को देखा था। क्या उसे थोड़ी तह तमीज़दार ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी? क्या वो सबको ये दिखाने आई थी कि उसके पास कितना अच्छा फिगर है? आरोही आदित्य से बात करना चाहती थी ताकि सब कुछ क्लियर हो सके, लेकिन वो डरती थी कहीं अगर उसे गुस्सा आ गया फिर वो कैसे संभालेगी। उसने अपना मुंह खोला और कहा, आदित्य वो कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य पीछे मुड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। आरोही को डर था कि कहीं अगर किसी ने उसे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आदित्य ने उसे उसी रास्ते से नहीं ले जाया बल्कि वो दूसरे रास्ते से बाहर आ गया। कार में ड्राइवर नहीं था क्योंकि आदित्य खुद कार चलाकर आया था। आरोही आराम से कार में बैठ गई। बेशक वो इस वक्त शांत लग रहा था, लेकिन वो ये महसूस कर सकती थी कि वो ठीक नहीं था। उन दोनों में से किसी ने पहले बात नहीं की। आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी और आदित्य ड्राइविंग कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ठीक हुआ जो आज वो इस पार्टी में आ गया, नहीं तो ये औरत पता नहीं क्या गुल खिलाती। वो पेंट हाउस वाले रास्ते पर नहीं जा रहे थे बल्कि वो तो दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। अपने होठों को बीचते हुए आरोही ने आदित्य को देखा और धीरे से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिगरेट निकालने के लिए अपनी जैकेट की जेब टटोली, लेकिन अचानक से उसे याद आया कि आरोही को उससे खांसी है। फिर उसने अपने दिमाग से सिगरेट पीने का ख्याल निकाल दिया। कुछ ही देर में वो एक विला के सामने थे। कार से उतरने के बाद आरोही उसके पीछे पीछे अंदर भी जाने लगी। उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पहले तो अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अंदर आए सब जगह की लाइट जल गई। आरोही आदित्य से इस बारे में पूछना चाहती थी कि वो यहाँ क्यों है, क्या वो दोनों आज यहीं रुकने वाले थे, लेकिन उसने अपने सवालों को अपने आप में ही सिमेट लिया। वो अब कोई भी बात बोलकर उस जंगली जानवर को नहीं जगाना चाहती थी। बेडरूम में आते ही आदित्य ने अपना ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंक दिया और अपने आप को ताज़ा करने के लिए अंदर बाथरूम में चला गया। आरोही वहीं सोफे पर एक तरफ दुबक कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो यहाँ रुकने वाली है तो फिर वो क्या पहनेगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि आदित्य बाहर निकल आया था। उसने अपने शरीर पर सिर्फ एक सफ़ेद रंग का टावल लपेटा हुआ था। उसने आरोही की तरफ देखा और कहा, शावर ले लो। आरोही जल्दी से खड़ी हो गई और उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं।
आदित्य ने उसे तंज कसते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है अभी तुमने कपड़े पहने हुए हैं? जैसे ही आरोही ने उसकी बात सुनी उसके कदम रुक गए। उसका क्या मतलब था? आदित्य वहां से चेंजिंग रूम में चला गया। तभी आरोही का फ़ोन बजा। उसे कोई नोटिफिकेशन आया था। अपने पर्स को खोलते हुए उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और उसमें देखा कि वेदांत का मैसेज था। अरे एंग्री बर्ड, तुम कहाँ चली गई? कहीं तुम्हें कोई किडनैप तो नहीं कर गया? जवाब देने से पहले उसने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, मैं वापस घर आ गई हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है? वेदांत ने फिर से सवाल पूछा। आरोही ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। वो बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई खड़ा था। उसने अपनी गर्दन घुमाई और देखा तो वो आदित्य था। आदित्य उसके फ़ोन को देख रहा था। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ? मेरे आते ही फ़ोन बंद क्यों कर दिया? आरोही का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, नहीं, वो नहीं। आदित्य सोफे पर बैठते हुए बोला, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो तुम हमेशा मैं क्यों करती रहती हो? क्या तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए शब्द नहीं है? आरोही कुछ नहीं बोल पाई। आदित्य को अचानक से याद आया कि उसके अलावा वो सभी आदमियों से किस तरह से बात करती थी। वो सबसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन जहाँ बात उसकी होती थी वो उसकी आंखों से नज़रें फेर लेती थी, या फिर अजीब से सवाल पूछती थी, या फिर एक दो शब्द बोलकर चुप हो जाती थी। उसने गुस्से में आरोही को देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा कि तुम सावर लेकर आओ। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? आरोही बोली, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। आरोही का चेहरा लाल पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, तो क्या ये चाहता है कि मैं उसके सामने बिना कपड़ों के घूमूं? उसने फिर से आदित्य की नज़रों को खुद पर महसूस किया। फिर वो बिना कुछ बोले बाथरूम में घुस गई। वो इतना ज़्यादा खुद को लाचार महसूस कर रही थी कि वो अपने मरने की दुआ इस वक्त मांग रही थी। काश वो यहाँ नहीं आई होती। वो आदमी बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड था और अगर उसकी बात नहीं मानी जाती थी तो फिर आरोही को अंजाम पता था। वो शावर के नीचे आकर खड़ी हो गई, जिससे उसके पूरे कपड़े गीले हो गए थे और उसके चेहरे से मेकअप धीरे धीरे हटने लगा था। वैसे तो उसने वाटरप्रूफ मेकअप लगाया हुआ था, लेकिन ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से मेकअप बाहर आ रहा था। आरोही ने टिश्यू पेपर लिया और अपने मुंह को अच्छे से पोंछा। अपने बालों को भी उसने धो लिया था और उसके बाद अपनी हील्स उतार दी। अब उसकी ड्रेस उसके शरीर पर बची थी। उसके पास कोई और ड्रेस पहनने के लिए नहीं थी। आरोही की नज़र वहाँ मौजूद एक बाथरोब पर गई। उसकी सांसों में सांस आई। अब वो बाहर जा सकती थी। बाथरूम के अंदर एक तौलिया भी था। उसने तौलिए से अपने बालों को लपेटा और बाथरोब पहनकर वो बाहर आ गई। आदित्य ने जब दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो उसने आरोही को वहाँ खड़े देखा। उसने वाइट कलर का बाथरोब और वाइट कलर का तौलिया बालों में पहना हुआ था। आदित्य ने ध्यान दिया कि अब उसके चेहरे की स्किन पहले से अच्छी लग रही थी। मेकअप में वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब वो पहले जैसी क्यूट और शांत आरोही लग रही थी, जिसे देखने की आदित्य को आदत थी। नहीं तो पार्टी में उसके रूप को देखकर उसका दिमाग खराब होने गया लगा था। अचानक से आरोही को छींक आ गई। आदित्य ने देखा कि वो दरवाजे के पास ही खड़ी हुई है तो उसकी भौवें ऊपर चढ़ गई। उसने कहा, अपने बाल सुखा लो। आरोही जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाकर शीशे के पास गई। तौलिया खोलते हुए उसने बाल सुखाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसके बाल सूख गए और उसने उन्हें ठीक से एडजस्ट कर लिया। बीच में मांग निकालकर उसने अपने बालों को पीछे की तरफ कर लिया। आदित्य ने संतुष्टि से उसे देखा और वो खड़ा हो गया। धीरे धीरे चलकर उसके पास जाने लगा। जैसे जैसे उसके पास आने लगा आरोही पीछे हटने लगी। वो उससे बहुत ज़्यादा डरती थी और जब भी वो उसके पास आता था तो उसे हमेशा दर्द ही देता था, जिससे उसकी नज़दीकी में भी वो खौफ खाती थी। इससे पहले कि वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिरती, आदित्य ने उसे अपनी लंबी बाहों से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। जब उसने उसे पहले पार्टी में वॉशरूम में अपनी तरफ खींचा था तो उसे परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। उसे परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
लेकिन अब वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, जैसे खिले हुए गुलाब की तरह। उसकी यही खुशबू उसे पसंद थी। उसने उसका चेहरा ऊपर किया और उसे किस कर लिया। उसे बेड पर ले जाते हुए उसने उसके बाथरूम को पकड़ लिया। इस बार वो पहले से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। जैसे ही आदित्य की स्किन ने आरोही की स्किन को छुआ तो आदित्य के अंदर करंट सा दौड़ गया। वो बहुत ज़्यादा मुलायम थी, दूध की तरह सफ़ेद स्किन थी उसकी उसकी और छूने से मक्खन की तरह, जैसे अगर उसने थोड़ा ज़्यादा छू लिया तो वो पिघल जाएगी। उसने उसे रात भर बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन पहले की तरह कोई जंगली हरकत नहीं की। आरोही उसके सोने से पहले ही सो गई थी। उसने अपना सिर आदित्य की गर्दन में डाल लिया और आंखें बंद कर ली। आरोही की आंखें सुबह 11 बजे खुली। अंगड़ाई लेते हुए जब उसने खुद को अनजान जगह पर पाया तो एकदम से बैठ गई। उसने अपने आप को देखा तो वो शर्म से लाल हो गई और उसे सब कुछ याद आने लगा जो भी रात को हुआ था। उसने देखा कि वहाँ पर आदित्य नहीं था। अचानक उसकी नज़र टेबल पर पड़ी एक ड्रेस पर गई। उसे समझ आ गया कि ये ड्रेस उसके लिए ही थी। जब उसने वो पहनी तो उसे एहसास हुआ कि ये ड्रेस सब उसके ऊपर बहुत फिट थी और उसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पूरी वाइट कलर की ड्रेस में रेड कलर के फूल थे और ड्रेस फुल स्लीव्स की थी और घुटनों से नीचे तक थी। आरोही ने मन ही मन कहा, क्या उसने खुद ही मेरे लिए मंगवाई है? उसके टैग को देखकर उसे पता लग गया कि वो नई ड्रेस थी और बहुत महंगी थी। आरोही को खुशी हुई क्योंकि आदित्य ने पहली बार उसे कोई चीज़ दी थी। बेशक उसने खुद यह नहीं ली होगी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि आज से पहले आदित्य ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। वहीं कार में आदित्य अपने टैब में कुछ देख रहा था। कार में आगे ड्राइवर और उसकी साइड वाली सीट पर उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था, जो आधी नींद में था। उसे याद था कि आदित्य ने उसे सुबह मैसेज किया और स्मॉल साइज की ड्रेस लाने के लिए कहा। पहले तो मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आदित्य वह ड्रेस क्यों मंगा रहा है, वो भी एक लड़की के लिए। और सबसे ज़्यादा शक तो तब हुआ जब उसे मैसेज के बाद एक और मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि ड्रेस ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए। वह आदित्य से पूछना चाहता था कि आखिर उसे हुआ क्या है। सुबह सुबह कोई स्टोर भी नहीं खुला रहता था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी और समय से पहले ही स्टोर के मालिक को उसकी दुकान खुलवाने के लिए भी ज़्यादा पैसे देने पड़ गए थे। जब वो आदित्य के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आदित्य पहले ही उसका इंतज़ार कर रहा था और वह शर्टलेस था। अचानक असिस्टेंट के मन में बहुत सारे ख्याल आए। क्या वो किसी लड़की के साथ था? यह सोचकर असिस्टेंट को उसकी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पहले आदित्य ऐसा नहीं था, वो लड़कियों से दूर रहता था। लेकिन जब से उसकी शादी हुई थी असिस्टेंट को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। असिस्टेंट के दिमाग में यह ख्याल भी नहीं आया कि उसके साथ उसकी पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि उसे लगा था कि अगर उसके साथ उसकी पत्नी होती तो उसके पास कपड़े तो होते ही, आदित्य को कपड़े मंगवाने की क्या ज़रूरत पड़ती। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक शानदार मैंसन में असर अपने हाथों में पकड़े हुए फ़ोन पर आरोही की फ़ोटो जूम और उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे आरोही का चेहरा किसी से मिलता जुलता था। यह सोचते हुए उसने उसके चेहरे के ऊपर उंगलियां फेरी और धीरे से कहा, क्या तुम वो हो सकती हो? क्या होगा आगे? क्या आदित्य के दिल में बन रही है आरोही के लिए जगह? और आखिर आसर किसकी बात कर रहा था? क्या वो आरोही को पहले से जानता है? आखिर आगे क्या मोड़ लेगा किरदारों की कहानी में, जानने के लिए कहानी से जुड़े रहेंगे। मिलेंगे कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।